जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों हमारा जो यूनिट चल रहा था नेशनल फॉरेन पॉलिसी टिल नेहरूवियन एरा 1964, यानी कि नेहरू युग तक राष्ट्रीय विदेश नीति 1964, इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। और ये जो है हमारा पार्ट 6 रहने वाला है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा पार्ट 7, और उसके बाद हमारी पूरी की पूरी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली इसी पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडिया रिलेशंस विद श्रीलंका एंड भूटान, है ना बच्चों। हम भूटान और श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं कि भूटान और श्रीलंका के साथ भारत के रिलेशंस कैसे हैं, कैसे जो है शुरू से चलते आ रहे हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नेपाल और म्यांमार के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, काफी अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम पढ़ेंगे श्रीलंका और भूटान के बारे में। आपको बता दूं इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया रिलेशंस विद श्रीलंका एंड भूटान, उसे शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, कि भारत और श्रीलंका के संबंधों के बारे में हम जानेंगे। पर आपको एक बात बता दूं, श्रीलंका जैसे यहां पे लिखा हुआ है, तो श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? वो है सेलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो सेलोन है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारत और श्रीलंका की अगर हम बात करें ना, तो प्राचीन काल से ही जो है भारत और श्रीलंका के जो रिलेशंस है, जो संबंध है, वो काफी अच्छे हैं। कैसे? आप लोगों ने प्राचीन इतिहास के अंदर मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा, मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य वंश पढ़ा होगा। मौर्य वंश के अंदर आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। जब अशोक गद्दी पर बैठता है ना, तो वो क्रूर शासक होता है ना। उसका होता है कि भाई अब मुझे तो बस अपना पूरी दुनिया पे ही राज करना है बस, ठीक है। वो दुनिया से लड़ता रहता है, अपने सिपाहियों को भेजता है, सैनिकों को भेजता है। उसका मेन मकसद ये होता है कि अब तो मुझे दुनिया में एक ही गद्दी रहेगी, इसके ऊपर अशोक बैठेगा बस, है ना। लेकिन जब कलिंग का युद्ध हुआ, कलिंग का युद्ध जब हुआ था, कलिंग का युद्ध जब उसने जीत लिया था, तो कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, और उसने क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये तो आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। और इसीलिए उसने क्या किया था, जो उसके बेटे थे, 4 बेटों में से जो उसका सबसे बड़ा बेटा था दैट वाज महेंद्र, ठीक है, और 2 बेटियों में से जो सबसे बड़ी बेटी थी दैट वाज संघमित्रा। तो उसने क्या किया था, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका उस टाइम पे क्या बोलते थे? सैलोन, है ना। तो आप सोचिए कि प्राचीन इतिहास की हम बात कर रहे हैं, है ना, जब 273 71 ईसा पूर्व यानी कि बीसी, है ना, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, वहां की बात कर रहे हैं उस टाइम पे हम, है ना। तो प्राचीन काल की बात करें तो अशोक ने क्या किया था, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को जो है कहां भेज दिया था? बौद्ध धर्म अपनाने के बाद जो है श्रीलंका भेज दिया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। दैट इज द रीजन, यही रीजन है कि श्रीलंका की 75% पॉपुलेशन, 75% जो आबादी है श्रीलंका की, वो बौद्ध धर्म को मानती है। समझे बच्चों? ये समझ में आया कि ये श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म की नींव तो प्राचीन इतिहास से ही रखी जा चुकी थी, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद इंडिया का श्रीलंका के अंदर बेसिकली इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि श्रीलंका के अंदर मेजरली आपको कौन सी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी? तमिल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, तमिल। अब हमारे यहाँ पे तमिलनाडु है ना, और वही लोग, बहुत सारे लोग कहां पर है? श्रीलंका के अंदर है। दैट इज अ रीजन कि हमें जो है श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन जो है बहुत ही अच्छे बनाने रखने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे देश की ही जनता है जो वहां पे रह रही है, राइट। हालांकि जब श्रीलंका आजाद हो गया था, पोस्ट श्रीलंका इंडिपेंडेंस, ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ कि श्रीलंका की आजादी के बाद जो है 2 एक्ट लाए गए थे, नागरिकता अधिनियम लाए गए थे, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1948 एंड सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1949 1949, ठीक है। अब इन अधिनियमों की वजह से ना, ये जो अधिनियम लाए गए थे, नागरिकता अधिनियम लाए गए थे, इनकी वजह से बहुत सारे जो तमिल थे वो बेघर हो चुके थे श्रीलंका के अंदर, है ना। अब श्रीलंकन अथॉरिटीज से वो क्या कर रहे थे कि भैया हमें या तो वापसी भेजो, ठीक है, या हमारे लिए कुछ यहां पे रहने का जुगाड़ करो, राइट। अब हुआ क्या, नेहरू वाज कॉशियस इन एक्सेप्टिंग द डिमांड एग्रीइंग टू एक्सेप्ट ओनली दोस तमिल्स हु क्वालिफाइड अंडर सिटीजनशिप प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, श्रीलंका के अंदर नागरिकता अधिनियम लाए गए हैं, सिटीजनशिप एक्ट लाए गए हैं, जिसके तहत बहुत सारे, मान लो फॉर एग्जांपल 100 बंदे बेघर हो गए, मान लेते हैं, ठीक है, 100 तमिलियन जो है वो बेघर हो गए। अब ये कह रहे कि भाई इनको जो वापसी भेज दो इंडिया में, ठीक है। अब आप इनको इंडिया में भेजोगे, इंडिया में प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उनका मेजर कंसर्न ये है कि भैया हम ये भी तो देखेंगे ना कि जो हमारे जो देश का संविधान है, हमारे जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से ये 100 बंदे फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं,
है ना। अगर बैठेंगे तो ही तो हम उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, अगर नहीं बैठेंगे तो भैया फिर आप तो इनको अपने पास ही रखिए, है ना। अब इन सब की वजह से आखिर में आगे पिसा कौन, आखिर में पिसे ये 100 लोग जना जो बेघर हो चुके हैं। बोथ द कंट्री सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। कहता है दोनों देश क्या करते हैं, दोनों देश अपनी जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, जो मैंने नाम बताया था, उसकी पॉलिसी को फॉलो करते हैं और यही चाहते हैं कि भैया शांति व्यवस्था बनी रहे। बात भाई अब ये तमिल्स, अब तमिल्स, ये जो तमिल्स थे अब ये क्या करेंगे, अब ये श्रीलंका के अंदर जो रेफ्यूजी बन के रहेंगे, है ना, रिफ्यूजी बन के रहेंगे और क्या करेंगे अब ये। बट द श्रीलंकन नेशनलिस्ट ग्रुप्स वर चेंज फॉर डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दोस तमिल्स हु माइग्रेटेड टू श्रीलंका एंड द नेटिव सिन्हलीज। क्या कहना चाहता है कि श्रीलंका गिविंग राइज टू द मिलिटेंट ग्रुप एलटीटीई विच डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड फॉर तमिलियंस इन नॉर्दर्न पार्ट्स। क्या हुआ अब इस चीज को समझना भाई। अब जब बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, ठीक है, रेफ्यूजी की तरह रह रहे, तो वहां से एक मिलिटेंट ग्रुप निकल कर आया, ठीक है, एक उग्रवादी ग्रुप निकल कर आया जिसका नाम था एलटीटीई, ठीक है, एलटीटी ग्रुप निकल कर आया। और इनका मेनली यही था कि जैसे मान लो ये श्रीलंका है, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, उत्तरी जो श्रीलंका है, यहां पर तमिल ज्यादा है, यहां पर तमिल ज्यादा है, और नीचे वाला जो पार्ट है श्रीलंका का, ठीक है, वहां पर जो है सिन्हलीज बहुत ज्यादा है। सिन्हलीज मतलब श्रीलंकन लगा लो, ठीक है, दूसरे श्रीलंकन बहुत ज्यादा है। तो बोले जो उत्तरी पार्ट है ना, वहां पर तमिल्स के लिए अलग ही देश बना दो, चाहे आप अलग से एक पार्ट बना दो भैया, है ना। अब यहां पर क्या कर रहा है कि जो एलटीटी ग्रुप है वो श्रीलंका सरकार के बिल्कुल खराब हो चुका है कि भैया उत्तरी जो श्रीलंका है वहां पर तमिलियंस के लिए अलग से होमलैंड होनी चाहिए, तमिलियन के लिए अलग से जगह होनी चाहिए, वहां पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, राइट। अब बहुत ज्यादा बवाल हो गया, एलटीटी क्या कर रहा है, श्रीलंकन सरकार के सिपाहियों को मार रही है, सब कुछ कर रही है। तो इसलिए श्रीलंकन गवर्नमेंट की मदद करने के लिए राजीव गांधी ने आईपीकेएफ को भेजा। आईपीकेएफ का मतलब हो गया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, यानी कि ना शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है आर्मी को भेजा गया श्रीलंका के अंदर, है ना। क्योंकि भैया 1989 में भेजा गया ताकि ये इंडिया में जाके क्या कर सके, ये जो है इंडिया में जाकर जो है एलटीटी यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इनको जाकर क्या कर सके, इनको जाकर जो है वो पैसिफाई कर सके। पैसिफाई करने का मतलब हो गया कि इनको शांत कर सके, है ना। अब शांत करने कैसे कर सकते हैं वो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब जब प्राइम मिनिस्टर ने भेजा तो इसीलिए क्या हुआ था कि भाई प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ था। बेसिकली एलटीटीई ग्रुप की ही एक लेडी थी जो ह्यूमन बॉम्ब बनकर गई और जो है जो राजीव गांधी जिस रैली में गए थे वहां पर गई और उनसे हाथ मिलाया और वहीं पर जो है उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया था। आप ये प्रॉपर इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, आप देख भी सकते हैं। उस मूवी का नाम है बच्चों मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम की मूवी है, आप इसको जरूर देखिएगा, आई वुड रेकमेंड यू, ठीक है। आपको इसके अंदर ना ये सारा जो असैसिनेशन हुआ था श्री राजीव गांधी जी का, आपको सारा का सारा जो यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। The ethnic conflict which led to the breakout of civil war in Sri Lanka, which was finally resolved and Indian-Sri Lanka relations returned back to the normality। क्या कहते हैं कि जो आईपीकेएफ था, ठीक है, इसने अपना रोल जो है बहुत ही बखूबी निभाया है श्रीलंका के अंदर, और फाइनली जो सिविल वॉर चल रही थी श्रीलंका के अंदर उस पर काबू पा लिया गया, ठीक है। जो लोग भड़के हुए थे उनको कंट्रोल कर लिया गया, और फाइनली जो इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस थे वो वापस से क्या हो चुके थे, वापस से नॉर्मल हो चुके थे, ठीक है बच्चों। अब हम ये थे हमारे इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इंडिया भूटान के रिलेशंस के बारे में, ठीक है ना। और इंडिया भूटान की अगर मैं बात करूं तो देखिए बच्चों, जैसे नेपाल था ना वैसे ही भूटान था। जैसे नेपाल कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कह सकते हो गुलाम नहीं रहा, कभी भी नेपाल के ऊपर कब्जा नहीं किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन ने, वैसे ही भूटान के ऊपर भी कभी भी कब्जा नहीं किया। भूटान शुरू से ही क्या रहा है, शुरू से ही आजाद रहा है, ठीक है। भूटान की स्ट्रेटेजिक जो है इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है। क्यों? जैसे ये हमारा प्यारा भारत है बच्चों, ठीक है ना, और यहां पर है भूटान, ठीक है, इसके ऊपर है तिब्बत, उसके ऊपर है चाइना। तो ये जो भूटान है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। इधर नेपाल था वो भी इंपॉर्टेंट था, और ये भूटान आ गया तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ना बफर जोन बन चुका है ये, है ना। तिब्बत और भारत के बीच में बफर जोन है ना। भूटान के साथ बना के रखेंगे तो भैया ये ऐसा है कि हम यहां पर अपनी आर्मी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तिब्बत को देख सकते हैं, चाइना को देख सकते हैं कि भैया क्या ये कर रहे हैं, है ना। द 1949 इंडियाज भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज मॉडल्ड ऑन द 1910 ट्रीटी बिटवीन ब्रिटेन एंड भूटान। इसके अंदर क्या कह रहा है कि 1949 के अंदर इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, ठीक है। ये बेसिकली वैसी ट्रीटी थी जो 1910 में हुई थी।
1910 में हुई थी ब्रिटेन और भूटान के बीच में ट्रीटी, वैसी ट्रीटी 1949 में हुई थी इंडिया और भूटान की। इसमें बेसिकली यही था कि भैया भूटान ने ये कह लिया था कि भाई हमें कोई भी अगर विदेशी सहायता चाहिए होगी या विदेशों के साथ दूसरे देशों के साथ जो संबंध बनाने होंगे तो वहां पर तो हम ब्रिटेन की सहायता लेंगे, लेकिन लेकिन ब्रिटेन ने भी एग्री कर लिया था कि हम आपके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, ब्रिटेन ये कह रहा था 1910 की बात बता रहा हूं मैं कि हम आपके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे देश के साथ संबंध बनाने की या रिलेशन बनाने की तो तब हम आपकी मदद करेंगे। वैसी ट्रीटी कब साइन की गई थी? 1949 में साइन की गई थी, जिसे कहा गया इंडियन भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी, राइट। इवन 1958 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू याक्स के ऊपर बैठ के, याक्स और पोनीस के ऊपर बैठ के भूटान गए थे और वहां पर जाकर उनको बताया कि जी आप हमारे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और जो हिमालय है ना, हिमालय, वो हिमालय भारत की सुरक्षा का फ्रंटियर है। क्योंकि अगर आप देखेंगे जैसे जो उत्तर भारत है, जैसे ये सारा का सारा उत्तर भारत है ना, तो ये भूटान है, ठीक है, ये सिक्किम है, ये नेपाल है, तो इस पर्टिकुलर पूरे एरिया के अंदर क्या है, यहां पर हिमालयाज है ना, तो हिमालय जो है नेपाल के अंदर भी है, सिक्किम के अंदर भी है और भूटान के अंदर भी है। तो बेसिकली हमारे लिए भारत की सुरक्षा के लिए क्या है, पूरा का पूरा फ्रंटियर बैरियर है ना। अगर यहां पर हम भूटान नेपाल के साथ बना के रखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हिमालय है वहां पर भी हमारा कंट्रोल रहेगा, चाइना और तिब्बत से हम निपट सकते हैं। लेकिन अगर इनके साथ रिलेशन खराब हो गए तो भैया ये तो फिर यहां पर भी आके चाइना बैठ जाएगा, राइट। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, ये याक है और कहां बैठ के जा रहे हैं, ये जा रहे हैं भूटान। कहां पे जा रहे हैं? भूटान, ठीक है बच्चों। और ये बात कब की है? 1958 की, राइट बच्चों। उसके बाद भाई इंडिया ने क्या कर रखा है, इंडिया ने जो है भूटान के अंदर एक अपनी आर्मी भेज रखी है, उसका नाम है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम। क्या नाम है? इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, जिसको बोलते हैं IMT रैट, ठीक है, जो क्या करती है, भूटान की जो आर्मी है जिसका नाम है रॉयल भूटान आर्मी, उसको ट्रेन करती है। भूटान की आर्मी, रॉयल भूटान आर्मी, उसको क्या करती है? ट्रेन करती है, ठीक है। भूटान द टाइनी हिमालय किंगडम हैज ऑलवेज बीन पीसफुल, नॉट जस्ट विद इंडिया विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। क्या कहना चाहता है कि भाई जो भूटान है वो हमेशा जो शांति रहता है, भारत के साथ भी और दूसरे देशों के साथ भी कभी वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता, ठीक है। इंडिया और भूटान की अगर मैं बात करूं तो इनके जो रिलेशन बहुत ही अच्छे रहे हैं और भूटान और इंडिया जो है ट्रेडिशनली एक दूसरे के जो क्या रहे हैं, हमेशा क्लोज रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भूटान को जो फॉरेन एड मिलती है, मतलब विदेशी जो सहायता मिलती है ना, वो सबसे ज्यादा कौन सा देश देता है? भारत ही देता है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि भूटान को सबसे ज्यादा जो फॉरेन एड है ना, जो विदेशी सहायता वो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो इंडिया प्रोवाइड करवाता है। ये वही है 8 अगस्त 1949 इंडिया साइंड ए ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद भूटान, ठीक है। भारत ने जो भूटान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 8 अगस्त 1949 को। इसमें क्या बोला था कि भैया हम आपके आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जब भी कोई विदेशी मैटर होगा, जब भी आपको विदेशी सहायता चाहिए होगी, तो हम जो है आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, आपकी जो विदेश नीति है, उसमें जो है भारत आपका पूर्ण क्या करेगा? सहयोग करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था इंडिया और भूटान के रिलेशंस के बारे में। एक लास्ट चीज हम पढ़ लेते हैं यहां पर, इंडिया, ठीक, इंडिया के जो अलग अलग इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, जो अलग अलग देश हैं, उनके साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उससे क्या नाम है और उसकी लंबाई क्या है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे सबसे पहला पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा है, उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और इसकी जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, और इसकी लंबाई है 3380 किलोमीटर। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो है उसका नाम है पूर्वांचल, ठीक है, और इसका दूसरा नाम है ऑपरेशन जीरो लाइन, और ये मैक्सिमम है। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है और 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अफगानिस्तान की साथ बात करेंगे तो ड्यूरंड लाइन, क्या नाम है? ड्यूरंड लाइन 106 किलोमीटर, ठीक है, ये मिनिमम है। उसके बाद श्रीलंका के साथ होता है पाक स्ट्रेट 30 किलोमीटर। अब पाक स्ट्रेट एक कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, ठीक है ना, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना, और ये है श्रीलंका यहां पे। तो ये वाला जो एरिया है, ये दैट इज पाक स्ट्रेट, है ना। स्ट्रेट का मतलब ही होता है दो जमीनों के बीच जब समुद्र का रास्ता, तो स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट है, तो ये जमीन नहीं है ना ये, तो ये 30 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसका नाम म्यांमार का जो है साथ बॉर्डर जो साझा करते हैं, उसका नाम क्या है? इंडो बर्मा बैरियर 1643 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ साझा करता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जिसका लंबाई है 1236 किलोमीटर। उसके बाद भूटान के साथ जो नाम है उसका नाम है इंडो भूटान बॉर्डर, और लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो आई गेस ये सारी की सारी आपको याद होगी होंगी, और इसको बार बार पढ़िएगा, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। क्वेश्चन पूछ लेगा, भारत सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी किसके साथ करता है? तो अफगानिस्तान के साथ, ठीक है ना। उसके बाद
ये था हमारा आज का टॉपिक। आई गेस सारी की सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।